वालेकुम। बच्चों मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही है। एम आई ऑडिबल? योर चैट बॉक्स इज ऑन। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू बच्चे फॉर योर रिस्पॉन्स। लेट्स स्टार्ट टुडे। बच्चे आज जो हम लोग यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं वो बेसिकली मैंने आप लोगों का चैट बॉक्स ऑफ कर दिया है। मैं आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दूं, इंशाल्लाह लेक्चर के एंड पे मैं इसको ओपन करूंगा या फिर आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करूंगा। उसके अंदर जिस जिस स्टूडेंट के जो जो क्वेश्चन हुए वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये बच्चे कि जो हम लोग यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, वो बेसिकली इलेक्टिव ऑर्थोपेडिक्स का है। आप लोग फाइनल ईयर में न्यू हैं, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि सर्जरी जो होती है वो कैसे चलती है हॉस्पिटल्स के अंदर। बच्चे बेसिकली हॉस्पिटल्स के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इमरजेंसी ऑपरेशंस और दूसरे होते हैं बच्चे इलेक्टिव ऑपरेशंस। जो इमरजेंसी ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो कि ट्रॉमा का शिकार होते हैं, किसी एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, कोई फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस का पेन है जो कि हमने उसी वक्त अपेंडिक्स को हमने निकालना है, कट डाउन करना है, एक्सरसाइज करना है, या फिर कोई ऐसा पेन, कोई हेमरेज हो गया है सिवियर सडन किस्म का, तो ऐसे सारे प्रोसीजर्स का जो ऑपरेट होगा वो इमरजेंसी के अंदर होगा। और हॉस्पिटल्स की जो सर्जिकल इमरजेंसी होती है, खास तौर पे THQs DHQs, तहसील हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और जो जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं जिसके अंदर जैसे आ जाता है निश्तर, आ जाता है मेयो, जना, ये वाले हॉस्पिटल्स, इन सब हॉस्पिटल्स के अंदर जो बच्चे इमरजेंसी होती है वो 24 आवर्स के लिए यूजुअली एक्टिव होती है एज इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो बच्चे इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर्स चलते ही रहते हैं ताकि कोई भी पेशेंट आए, किसी भी वक्त आए, तो हम उनको एंटरटेन करके उनकी लाइफ को सेव कर सकें। दूसरा जो बच्चे ऑपरेशन थिएटर्स की या ऑपरेशंस की टाइप्स हैं, दे आर बेसिकली इलेक्टिव ऑपरेशंस। इलेक्टिव जो प्रोसीजर्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो कि OPD केसेस होते हैं बेसिकली, यानी कि ऐसे केसेस जिनको इमरजेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट ना रिक्वायर्ड हो और उनको कंजर्वेटिवली यानी कि मेडिसिन के ऊपर या पैलिएटिवली पेन फ्री करके डील किया जा सके, उन ऑपरेशंस को हम लोग इलेक्टिव ऑपरेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पेशेंट जिसको कोलिलिथिएसिस हो यानी कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स हो किसी को, तो वो अब इमरजेंसी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम लोग आराम से 2-3 हफ्तों बाद का टाइम दे के और उसको पेन फ्री करके घर भेज सकते हैं और 2-3 हफ्तों बाद उसका ऑपरेशन आराम से कर लेंगे। ठीक हो गया। तो पहले आपको यह चीज बताना जरूरी थी। अब बच्चे आप ये देखें कि बिल्कुल इसी तरह ऑर्थोपेडिक्स के भी दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, इमरजेंसी ऑपरेशंस और इलेक्टिव ऑपरेशंस। जो इमरजेंसी ऑपरेशंस है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो आते हैं एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा के, और एक्सट्रीमिटी से मुराद है बेसिकली आपके अपर लिम लोअर लिम के ट्रॉमा के पेशेंट्स, जो कि हम लोग ऑर्थोपेडिक की डोमेन के अंदर डील करते हैं। दूसरे जो बच्चे ऑपरेशंस आते हैं वो आते हैं इलेक्टिव बेसिस के ऑपरेशंस। वो मैं आप लोगों को अभी वो हम लोग इंशाल्लाह ताला कल से स्टार्ट करेंगे। जो इलेक्टिव ऑर्थोपेडिक्स का पूरा यूनिट है बेले एंड लव के अंदर, वो हम कल से करेंगे। आज हम लोग इमरजेंसी बेसिस के जो एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा के केसेस हैं उनको डील करेंगे। तो सबसे पहली बात ये बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि सर्जिकली या सर्जिकल इमरजेंसी में बहुत कॉमनली मिस हो जाते हैं और जो कि मिस नहीं होने चाहिए। इसके लिए बच्चे मैं कोई आप लोगों को डिटेल में कोई ऐसी चीज नहीं बताने लगा, बल्कि आप लोगों को यही बताऊंगा कि बेले के अंदर ये आपके पास एक टेबल बना हुआ है, फिगर नंबर 29.1, इसी को हम लोग स्टडी करेंगे कि कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि मिस हो जाते हैं, और इनसे मैं आपको ये भी बताता हूं कि किस किस्म का MCQ आ सकता है। वैसे मेरा सारा लेक्चर जो होगा वो रिटर्न होगा, लेकिन जो टेबल्स वगैरह हैं जो कि आपकी बुक में ऑलरेडी इतने अच्छे बने हैं वो मैं आप लोगों को ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा। टेबल 29.1 में बताया एक्सट्रीमिटी इंजरीज विच आर नोटोरियस फॉर बीइंग मिस्ड। कौन सी ऐसी इंजरीज हैं जो कि कॉमनली मिस हो जाती हैं और नहीं होनी चाहिए। इसलिए बच्चे ये आपको MCQ ऐसे आ सकता है कि एक पेशेंट जिसका रिसेंटली एक्सीडेंट हुआ है, वो बाइक पे था, बाइक वर्सेस कार का एक्सीडेंट था, तो इनमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे के ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा एक्सट्रीमिटी इंजरी है जो कि कॉमनली मिस हो सकती है। तो उन ऑप्शंस के अंदर में से कोई एक ऑप्शन ये वाली आ सकती है जो कि इस टेबल के अंदर दी हुई है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर यूजुअली मिस कर देते हैं सर्जन्स या डॉक्टर्स, ठीक है। लैटरल कॉन्डाइलर मैस फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल ह्यूमरस, ये बहुत कॉमनली मिस होता है। ये जो ऊपर वाले 3 दिए हुए हैं ये इंतहाई कॉमनली मिस्ड एक्सट्रीमिटी इंजरीज हैं, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ये आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर,
डिस्टल ह्यूमरस का फ्रैक्चर और पेरिल्यूनेट डिसलोकेशन। आपको याद होगा कि आपकी रिस्ट बोन्स जो होती हैं वो 8 बोन्स होती हैं, ठीक है, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रेपिजॉइड, ट्रेपिजियम, पिसोहेमेट, ये सारी आपकी बोन्स है, मैंने रैंडमली इनके नाम लिए हैं। तो पेरिल्यूनेट डिसलोकेशन, ये तीनों आपने याद रखना है कि ये बहुत कॉमन है। इसके अलावा बच्चे अगर मैं टेंडन इंजरीज की बात करूं तो टेंडन इंजरीज में एक्यूलीज टेंडन का जो रप्चर है दैट इज अ वेरी कॉमनली मिस्ड एंड नोटोरियस रप्चर, ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे अगर वास्कुलर इंजरीज की बात की जाए तो वास्कुलर इंजरी जो कि खास तौर पे नी जॉइंट की डिसलोकेशन के साथ एसोसिएटेड होती है वो कॉमनली मिस हो सकती है। और आपको पता होना चाहिए कि नी जॉइंट के बिहाइंड क्या है, पॉप्लिटियल फोसा। तो पॉप्लिटियल फोसा में कौन सी वेसल रन कर रही है, पॉप्लिटियल आर्टरी रन कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपार्टमेंट इंजरीज की अगर बात करूं बच्चे तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो है दैट इज अ कॉमनली मिस्ड थिंग। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, फिर हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली कंपार्टमेंट सिंड्रोम। हालांकि हम लोग ये वाला टॉपिक बहुत डिटेल में आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदे का लोअर लिम्ब है, ठीक है, ऐसे करके, और ये बच्चे उसकी नी ज्वाइंट है यहाँ पे, और ये यहाँ पे उसकी लेग है। मैं कहता हूं किसी बंदे को लेग के अंदर जो टिबिया फिब्यूला है उसकी इंजरी हुई है, ठीक है, ये मैंने ऐसे टिबिया का ड्रॉ की और ये फिब्यूला ड्रॉ की, इसको कोई फ्रैक्चर हुआ है। अब इस फ्रैक्चर को जब तक मैं स्टेबलाइज नहीं करूंगा, फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने से क्या मुराद है, फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने से ये मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक लॉन्ग बोन है और इस लॉन्ग बोन के ये दो एंड्स हैं, ये प्रॉक्सिमल एंड है, ये डिस्टल एंड है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड के बीच में कहीं पे फ्रैक्चर आ जाता है। अब जब कहीं पे फ्रैक्चर आएगा तो क्या मसला बनेगा, मसला यह बनेगा कि लॉन्ग बोन के जो दो एंड्स होंगे वो आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगे बल्कि वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। इनकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो लॉन्ग बोन्स होती हैं इनको मेजर वेसल्स सप्लाई करती हैं, और जब बोनी फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो डिसलॉज होंगे आपके लेग के कंपार्टमेंट के अंदर तो वो वेसल्स को भी इंजर कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। अब जब बच्चे ब्लीडिंग होगी तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आज मैं आपको कंपार्टमेंट सिंड्रोम की पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे जनरली एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पे डीप फेशिया मौजूद है, ठीक है। डीप फेशिया जो होता है जनरली बॉडी में कहीं भी हो वो यूजुअली टाइट ही होता है, ठीक है, वो लूज नहीं होता, जस्ट लाइक सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन डिफरेंट मतलब वो आपको इलास्टिसिटी दे सकता है, लेकिन डीप फेशिया हमेशा टाइट होता है। अब आप ये देखें कि अगर ये उस बंदे की लेग थी, यहाँ पे नी जॉइंट था और ये सारी नीचे लेग है ऐसे करके, तो जो उसका डीप फेशिया होगा वो तो बेसिकली ऐसे करके टाइट होगा ना। ये मैं डीप फेशिया की बाउंड्री बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल आप लोग इमेजिन कीजिए कि इट्स सिलेंड्रिकल, ठीक है, डीप फेशिया ने सारा सराउंड किया हुआ है मसल्स को और बोन्स को। अब अगर इस डीप फेशिया के अंदर बोनी फ्रैक्चर की वजह से प्रोफ्यूज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो तो डीप फेशिया को सारा भर देगी, वो तो डीप फेशिया के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। जब डीप फेशिया के अंदर प्रेशर एक्सर्ट होगा तो पेशेंट की जो पेन की इंटेंसिटी होगी वो इंतहाई सिवियर हो जाएगी, और उसकी वजह से आप ये देखें कि कभी भी किसी चीज को कंप्रेस किया जाए तो उसका फंक्शन खत्म हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपकी लेग में ये एक नर्व गुजर रही है और आपकी लेग के अंदर ये एक आर्टरी गुजर रही है, इनके ऊपर अगर मैं प्रेशर अप्लाई शुरू कर दूं, फॉर एग्जांपल ये कोई एक मैस है जो कि इनके ऊपर प्रेशर इफेक्ट डाल रहा है, तो क्या ये आर्टरी और नर्व अपना काम कर सकेंगी? ये कभी भी अपना काम नहीं कर सकेंगी, और पेशेंट को लिम्ब लॉस हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को लिम्ब लॉस हो सकता है क्योंकि पेशेंट को इस्कीमिया हो जाएगा, पेशेंट पल्स लेस हो सकता है, पेशेंट को पैरास्थीजिया हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी नर्व्स काम नहीं कर रही। तो बच्चे इसी तरह ये मैंने आपको बेसिकली बताया कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम में किसी लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर की वजह से अगर सिवियर किस्म की ब्लीडिंग हो तो वो डीप फेशिया के अंदर इतना सिवियर प्रेशर अप्लाई करेगा, वो हेमरेज, वो ब्लीडिंग, के उस लेग को हमको प्रेशर फ्री करना पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर फ्री करना पड़ेगा ताकि उस बंदे को कंपार्टमेंट सिंड्रोम खत्म हो जाए। कंपार्टमेंट सिंड्रोम से बेसिकली यही मुराद है कि कौन से बॉडी के कंपार्टमेंट के अंदर प्रेशर इफेक्ट्स आने लग गए हैं जिसकी वजह से पेशेंट हीमोडायनामिकली, हीमोडायनामिक से मुराद यह है कि ब्लड के या ह्यूमन बीइंग के जो बेसिक वाइटल्स होते हैं, पल्स होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर होता है और सैचुरेशन होती है, ये चार इंपॉर्टेंट चीजें अगर उसकी डिस्टर्ब होने लग जाएं तो उसके हम कहते हैं कि पेशेंट हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो गया है।
ये चीजें आपको लेके जाती हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये सारी जितनी भी मैंने आपको जनरलाइज बातें बताई हैं। तो बेसिकली हमारी बात शुरू हुई थी बेले के टेबल से, लेकिन वहां पे कंपार्टमेंट सिंड्रोम का टेबल आया, और कंपार्टमेंट सिंड्रोम का वर्ड अगले चैप्टर्स में भी बहुत दफा आने लगा है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। छोटी सी चीज यहाँ पे और ऐड ऑन कर दूं, छोटी सी चीज आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोई भी बंदा जिसको लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो, उसके अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? इज देयर एनी वे टू प्रिवेंट कंपार्टमेंट सिंड्रोम? यस, देयर इज अ वे। व्हाट इज दैट वे? उसका वे ये है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को एक्सट्रीमिटी का ट्रॉमा हुआ होता है या लॉन्ग बोन को ट्रॉमा हुआ होता है, उन लोगों को हम लोग एक लकड़ी का फट्टा लगा देते हैं। लकड़ी का फट्टा, जिसको हम लोग कॉमनली स्लैब कहते हैं या बैक स्लैब कहते हैं, ठीक है? बैक स्लैब हम लोग लगा देते हैं उसके ऊपर, या प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हम लोग उसको कोट कर देते हैं। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि जो बोन होगी, उसके जो फ्रैक्चर्ड एंड्स हैं, उनको हम लोग पहले रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने से क्या मुराद होता है? ये सारे प्रिंसिपल्स मैं आपको भी पढ़ाने लगा हूं। रिड्यूस करने से ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लॉन्ग बोन के जो दो फ्रैक्चर्ड एंड है वो ऐसे डिस्प्लेस्ड हैं, तो हम लोग उनको एक अलाइनमेंट में लेके आएंगे, ऐसे सीधा जैसे बिल्कुल वो पहले थे। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। रिड्यूस कर दिया है हमने, उनके बीच में स्पेस खत्म कर दिया है, उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे उनको रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया, उनको वापस ले आए हैं उस जगह के ऊपर। तो जब हम लोग लॉन्ग बोन को रिड्यूस कर देंगे, उसके बाद हम लोग बैक स्लैब अप्लाई कर देते हैं, ताकि बोनी फ्रेगमेंट्स अब मूव न कर सकें। जब वो मूव नहीं कर सकेंगे तो हेमरेज का चांस यूजुअली कम होगा। जब हेमरेज का चांस कम होगा तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होने का चांस कम होगा। ठीक है? ये था बच्चे आपका बेले का जो इंपॉर्टेंट टेबल था, जिसके अंदर से आपको इस तरह के एमसीक्यू आ सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को टेंडन इंजरी, जो वास्कुलर इंजरी क्लियर की है, वो आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके चैप्टर के अंदर दी हुई है, दैट इज कि कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन की मॉडलिटीज हैं जो कि यूज की जा सकती हैं एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा के लिए। इसको मैं बेसिक ओवरव्यू दूंगा, बहुत डिटेल के अंदर इसके अंदर नहीं जाऊंगा। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो प्लेन रेडियोग्राफ्स होते हैं, जिनको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में एक्सरे कहते हैं, एक्सरे करवा लो, एक्सरे लेग करवा लो, एक्सरे एंकल ज्वाइंट करवा लो, ये सबसे अच्छी तो नहीं, खैर सबसे कॉमनली यूज होने वाली मॉडलिटी है, खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर। और आपको ये पॉइंट नोट करवा दूं, आप लोग इसको खुद भी नोट कर लें, कि इट इज द बेस्ट पॉसिबल इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट पॉसिबल initial investigation advised to any patient coming with trauma with the history of road traffic accident। ठीक है? तो प्लेन रेडियोग्राफ्स एक्सरे हम लोग यूजुअली करवाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है, इसके रेडिएशन इश्यूज बहुत कम है, इसकी जो रेडिएशन डोज मिलती है पेशेंट को वो यूजुअली कैंसर कॉजिंग नहीं होती। ठीक है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सिटी स्कैन की अगर बात की जाए बच्चे, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी के लिए और पोली ट्रॉमा के पेशेंट्स के अंदर बहुत कॉमनली यूज होता है। व्हाट इज पोली ट्रॉमा? पोली ट्रॉमा से बच्चे बेसिकली ये मुराद है कि अगर किसी बंदे के अंदर एक से ज्यादा बोन्स का फ्रैक्चर हो जाए। ठीक है? ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको मल्टीपल इंजरीज होती हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से, तो उनको हम लोग लेबल करते हैं पोली ट्रॉमा का पेशेंट। ये वाली इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो अल्ट्रासाउंड स्कैन है, क्या ये हमें एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा में हेल्प कर सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता है। आपने याद रखना है, दो ऐसी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी देखने के लिए हमें काम आती है। एक है बच्चे आपकी अल्ट्रासाउंड स्कैन, और दूसरा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है? ये दोनों आपने याद रखने हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दोनों सॉफ्ट टिश्यूज देखने में काम आते हैं। उसके बाद है बच्चे बोन स्कैन और फ्लोरोस्कोपी। ये ऐसी दो इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि इलेक्टिव ऑर्थोपेडिक के अंदर यूज हो सकती हैं, लेकिन इमरजेंसी में हमारे हॉस्पिटल्स में कॉमनली ये बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैं इनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। ये वाली बच्चे जो आपको पिक्चर दी हुई है बुक के अंदर, ये लाजमी दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक्सरेज भी ऐसे दिखाने हैं, जब मैंने आप लोगों को ऑस्पी का सेशन करवाना है तो उसके अंदर भी आप लोगों को दिखाऊंगा। अक्सर औकात इस तरह का एक्सरे आ जाता है, कम से कम फाइनल ईयर के बच्चे को कुछ ऐसे एक्सरेज हैं जो कि लाजमी पढ़ने आने चाहिए। उन एक्सरेज के मैं नाम ले रहा हूं, आप लोग अपने पास नोट कर लीजिए और आप लोग मेरी वीडियो में देख भी लीजिएगा। एक तो आप लोगों को चेस्ट एक्सरे देखना आना चाहिए, कम से कम न्यूमोथोरेक्स देखने के लिए, ठीक है, और प्लूरल एफ्यूजन देखने के लिए। न्यूमोथोरेक्स, रिब फ्रैक्चर
और प्लूरल एफ्यूजन देखने के लिए चेस्ट एक्सरे आपको कम से कम आना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए बच्चे कि शोल्डर की डिसलोकेशन का एक्सरे और हिप जॉइंट की डिसलोकेशन का एक्सरे भी आपको लाजमी आना चाहिए ऑर्थोपेडिक के स्टेशन पे, या आपसे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। और वैसे भी आपको आना चाहिए अपनी नो हाउ के लिए, यू आर बिकमिंग अ डॉक्टर और आप लोगों को आप पास बहुत थोड़ा टाइम है, इंशाल्लाह ताला यू विल बी ट्रीटिंग पेशेंट्स। तो बच्चे ये देखो कि जब भी शोल्डर जॉइंट का पोस्टीरियर डिसलोकेशन होती है तो जो ह्यूमरस का हेड होता है वो डिसलोकेट हो जाता है, वो निकल जाता है स्कैपुला की ग्लिनॉइड फोसा में से। अब जब वो वहां से निकलेगा तो ये बिल्कुल अपेरेंट हो जाता है, ऐसे क्लियर हो जाता है। इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये साइन आप लोगों को एमसीक्यू में आ सकता है। दैट इज नोन एज ऑरिजिन ऑफ द लाइट बल्ब साइन। ये यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, लाइट बल्ब साइन इसको हम कहते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि लाइट का बल्ब बना हो। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। दूसरा तरफ बच्चे जो आप फ्रैक्चर देखें यहाँ पे, ये इसने यहाँ पे शो किया नीचे की तरफ, ये इसने एक्सियल व्यू शो किया है कि हम लोग अगर ऐसे एक्सटेंड करके इसको देखेंगे तो इस लीजन को हम लोग कह रहे हैं कि जो इंपैक्टेड फ्रैक्चर है हेड ऑफ ह्यूमरस के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं हिल सैक्स लीजन। हिल सैक्स लीजन अगर आप लोग अभी नहीं भी याद करते, दैट्स गोइंग टू वर्क, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लेकिन कम से कम आप लोगों को जो लाइट बल्ब साइन है वो लाजमी आना चाहिए। और आपसे पूछा भी जाएगा कि लाइट बल्ब साइन जो होता है वो किस किस्म की एक्सट्रीमिटी ट्रॉमा का या किस किस्म के ऑर्थोपेडिक लीजन का के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद बच्चे आप ये देखो कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की जो फ्रैक्चर्स होते हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, ये भी बच्चे आपकी बुक के अंदर बहुत क्लियरली दिया हुआ है। मैं आप लोगों को वहां से ही दिखा देता हूं, एक सेकंड के लिए वेट कीजिएगा। जी बच्चे, ये देखें, ये आप लोगों के सामने मैंने इमेज को जूम किया है। आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा होगा कि फ्रैक्चर्स की टाइप क्या क्या होती हैं। जब तक आप लोग फ्रैक्चर्स की टाइप्स नहीं समझेंगे, कोई फ्रैक्चर कोई आगे ऑर्थोपेडिक समझ नहीं आने वाली। तो बच्चे डिस्क्रिप्टिव टर्म्स जो हैं फ्रैक्चर की, वो है सबसे पहले स्पाइरल फ्रैक्चर। ठीक है बच्चे, स्पाइरल फ्रैक्चर और ऑब्लिक फ्रैक्चर में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके भी क्लियर करना चाहता हूँ। अक्सर बच्चे इस चीज को कंफ्यूज कर देते हैं, उनको समझ नहीं आती कि स्पाइरल और ऑब्लिक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली बात यह कि ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, ऐसे करके, और ये भी एक लॉन्ग बोन है। यूजुअली बच्चे होता ऐसे है कि जो ऑब्लिक फ्रैक्चर होता है वो किसी भी बोन की एक सरफेस के ऊपर विजिबल होता है। ठीक है, यानी कि अगर एंटीरियर सरफेस है तो बस उसी के ऊपर वो फ्रैक्चर हुआ है, वो पोस्टीरियरली या लैटरली स्प्रेड नहीं किया हुआ। लेकिन स्पाइरल फ्रैक्चर के अंदर क्या होता है कि ये बोन की 3D डायमेंशन के अंदर रन कर रहा होता है, पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, पूरा ऐसे गोल चक्कर काट के ऐसे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोन का क्रॉस सेक्शनल एंड है तो इसके इर्द गिर्द पूरा ऐसे करके आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। और जो ऑब्लिक फ्रैक्चर है वो बोन की सिर्फ किसी एक सरफेस पे प्रेजेंट होगा, या आगे या पीछे या लैटरली, लेकिन स्पाइरल पूरा 3D टर्न काट के आ रहा है। तीसरा जो फ्रैक्चर की टाइप है बच्चे, ये भी मैं ड्रॉ करके बताता हूं, दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, यानी कि सिंपली एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो गुजर रही है जिसने दो बोन्स के दो पार्ट काट दिए। चौथी जो टर्म है दैट इज बच्चे नोन एज वेज फ्रैक्चर। वेज फ्रैक्चर ऐसे होता है, वेज का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, इट्स ऑलवेज मींस लाइक अ वेज बीइंग ट्रायंगुलर इन शेप। तो वेज फ्रैक्चर जो होगा बच्चे, ये ट्रायंगुलर इसकी लाइन होगी और ये ऐसे बोन में से पास करेगा। ठीक हो गया। सो सॉरी। इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है कि इसकी दरमियान में से लाइन ना पास करे और ये सिंपल ऐसे ट्रायंगल बनवा दे, ये वाला फ्रेगमेंट जो है जिसको मैंने रेड कलर का लेबल किया, ये डिस्प्लेस्ड हो। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे जो फ्रैक्चर की टाइप आती है दैट इज नोन एज सेगमेंटल फ्रैक्चर। ऐसा फ्रैक्चर जिसके अंदर ऐसा बोनी सेगमेंट जिसके अंदर एक दो फ्रैक्चर लाइंस हैं, यानी कि पूरी बोन के अंदर एक फ्रैक्चर यहां हुआ, एक फ्रैक्चर यहां, तो दरमियान में एक सेगमेंट बच गया बोन का जो कि हाईली कॉम्प्रोमाइज हो गया, उसको ब्लड सप्लाई कहीं से मिल ही नहीं रही। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। उसके बाद बच्चे जो नेक्स्ट टाइप आती है दैट इज नोन एज एंगुलेटेड फ्रैक्चर। एंगुलेटेड फ्रैक्चर इज वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर ये किसी बोन का लोअर एंड है और बोन दो हिस्सों में ऐसे तकसीम हो गई है, तो इनके बीच में बच्चे यहाँ पे देखो ये जो एंगल बन रहा है ऐसे करके, इसको हम लोग कहते हैं ये एंगुलर फ्रैक्चर। ठीक है। उसके बाद जो टाइप आती है दैट इज ट्रांसलेशनल फ्रैक्चर। व्हाट इज ट्रांसलेशनल फ्रैक्चर बच्चे? ट्रांसलेशनल फ्रैक्चर से मुराद है कि अगर बोन के जो दो एंड्स थे वो आपस में ऐसे ही, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोन थी ना, मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ, इनका फ्रैक्चर हो गया। इनका फ्रैक्चर होने के बाद ये एंड तो इधर ही है लेकिन दूसरा एंड जो है वो ऐसे डिस्प्लेस कर गया। तो अब ये जो दोनों एंड्स हैं ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे और इनके ऊपर हमें बहुत ज्यादा
फोर्स लगानी पड़ेगी इनको रिड्यूस करने के लिए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी बोन के अंदर, ये एक बोन है, इसके अंदर फ्रैक्चर हुआ और इसके फ्रैक्चर होने के बाद ये दोनों साइड्स ऐसे चले गए, तो बोन की जो लेंथ है पहले वो इतनी थी, अब वो छोटे होके इतनी हो गई है। यानी कि इस लेंथ को मैं कहता हूँ 5 सेंटीमीटर, इसको मैं कह रहा हूँ 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंड्स एक दूसरे के पैरेलल आ गई हैं, एक दूसरे के साइडों पे आ गए हैं। इसके अलावा बचे रोटेशनल फ्रैक्चर भी होता है। व्हाट इज रोटेशनल फ्रैक्चर? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोन है, ठीक है, और इसके दरमियान जैसे फ्रैक्चर हुआ है, अब इस फ्रैक्चर की वजह से फॉर एग्जांपल कोई टेंडन इसको अपनी तरफ खींच रहा है यहाँ से, और यहाँ वाला टेंडन इसको इस तरफ खींच रहा है, तो बोन का एक एंड इस तरफ ट्विस्ट कर जाएगा, दूसरा एंड इस तरफ ट्विस्ट कर जाएगा, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो बोन के अंदर रोटेशनल फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी कि रोटेशनल इंजरी हो जाएगी। ये भी आप लोगों को आना चाहिए। ठीक हो गया? उसके बाद बच्चे आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि जब भी आप लोगों ने बताना है कि किसी भी बंदे को कोई फ्रैक्चर हुआ है और वो फ्रैक्चर किस टाइप का है, तो आप लोग फ्रैक्चर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं? हाउ डू यू डिफाइन अ फ्रैक्चर? हाँ, मतलब मैं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आपको किसी को बताना हो कि इस बंदे को फ्रैक्चर हुआ है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि इस बंदे को बस क्या टिबिया का फ्रैक्चर हो गया? नो, दिस इज रॉन्ग। आपको सिर्फ बोन का नहीं बताना। किसी भी फ्रैक्चर के अंदर बच्चे आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट चीजों का जिक्र लाजमी करना है। ठीक है? जब भी आप लोगों को किसी इंजरी की डिस्क्रिप्शन देनी है, वो 3 चीजें क्या हैं? नंबर 1 के ऊपर आता है बच्चे बोनी इंजरी, ठीक है। नंबर 2 के ऊपर आता है बच्चे सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी, और नंबर 3 के ऊपर आता है बच्चे वास्कुलर या फिर नर्वस इंजरी, यानी कि न्यूरोवास्कुलर इंजरी। ठीक है? अब मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल क्लियर करता हूं। बिल्कुल, एक बंदा है, मैं आप लोगों को ये एमसीक्यू टाइप बना के दे रहा हूं कि एक बंदा है जिसको कार का बम्प लग गया है टिबिया के लेवल पे। ठीक है? अब टिबिया के लेवल पे लगा है तो उसकी जो शिन होगी बंदे की, वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है? यानी कि उसके अंदर कोई फ्रैक्चर लाइन डेवलप की होगी शिन के अंदर टिबिया की। अब आप लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल टिबिया का यहाँ पे कोई फ्रैक्चर आता है, तो आप लोग कहेंगे एंटीरियर टिबियल फ्रैक्चर। ठीक है? अगर मैं आप लोगों को साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाली बात कहता हूं कि इस बंदे के जो ऊपर जो टिबिया के ऊपर ओवरलाइंग स्किन है वो ठीक है, वो इंटैक्ट है, वो नहीं टूटी, तो फिर आप लोग क्या कहेंगे कि इट इज अ क्लोज टाइप ऑफ फ्रैक्चर। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, टर्म के अंदर से टर्म निकल के आ रही है। फ्रैक्चर्स को अगर हम लोग स्किन की इंटेग्रिटी के हिसाब से डिफाइन करें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्किन की इंटेग्रिटी के हिसाब से, तो वो बेसिकली 2 तरह के बनते हैं, ओपन फ्रैक्चर एंड क्लोज्ड फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर वो होते हैं जिसके अंदर जो बोनी एंड है, ये जो बोन है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोन है, ये इसका नीचे वाला एंड है, इनके बीच में यहाँ पे फ्रैक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर बचे जो ओवरलाइंग स्किन है वो भी अगर डिसरप्ट हो जाए तो, ठीक है, अगर स्किन डिसरप्ट हो जाए और नीचे से हमें विजिबल बोन नजर आ रही हो, तो उसको हम लोग ओपन फ्रैक्चर कहेंगे। लेकिन अगर बोन जो है उसके बीच में, उसके 2 एंड्स में फ्रैक्चर प्रेजेंट है, लेकिन ऊपर स्किन जो है बच्चे, स्किन इंटैक्ट है उसके ऊपर, ये मैं स्किन शो कर रहा हूं, स्किन इंटैक्ट है, तो फिर उसको हम लोग कहेंगे क्लोज्ड फ्रैक्चर। तो पहला आपने फ्रैक्चर डिफाइन करते हुए क्या बताया कि फ्रैक्चर किस बोन का है? एंटीरियर टिबियल फ्रैक्चर है। अब एंटीरियर टिबियल तो है किस चीज का? शैफ्ट का फ्रैक्चर है, तो आप लोग कहेंगे एंटीरियर टिबियल फ्रैक्चर ऑफ शैफ्ट। और फिर आप लोग स्किन का सॉफ्ट टिश्यू का कंपोनेंट बताते हुए उसको कहेंगे कि इट इज अ क्लोज्ड फ्रैक्चर अगर उसकी स्किन इंटैक्ट है। और न्यूरोवास्कुलर स्टेटस चेक करने के लिए आप लोग क्या करेंगे बच्चे? पेशेंट की डिस्टल पल्सेस फील करेंगे। ठीक है? अब आप लोग मुझे खुद बता दें एक दफा, मैं यहाँ पे पॉज ले रहा हूं, कभी भी कोई बंदा लोअर लिम्ब के ट्रॉमा के साथ आएगा तो आपने उसके अंदर 2 आर्टरीज लाजमी लाजमी देखनी है। वैसे तो आपको सारी देखनी चाहिए, लेकिन डिस्टल पल्सेस अगर इंटैक्ट है तो दे सिंबॉलीफाई, दे एक्चुअली सिग्निफाई कि हाँ लोअर लिम्ब के अंदर सर्कुलेशन अभी इंटैक्ट है। डॉर्सैलिस पीडस आर्टरी की सर्कुलेशन आपने देखनी है डॉर्सम ऑफ द फुट के ऊपर, और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की आपने पल्सेशन देखनी है मीडियल मेलियोलस के बिहाइंड। ठीक है? ये 2 पल्सेस लाजमी देखनी है, और ये ही बच्चे आपका प्रॉफ का एमसीक्यू भी है। इसी तरह अगर कोई बंदा अपर लिम्ब के ट्रॉमा के साथ आ रहा है तो कम से कम आप लोगों ने उसके अंदर रेडियल पल्स लाजमी देखनी है। ये बातें आपने मेरी याद रखनी है, मैं आप लोगों को साथ साथ सिनेरियो बना के देता जा रहा हूं
इसी तरह ही बच्चे आप लोगों के प्रॉफ्ट के अंदर भी एमसीक्यू आते हैं, फिर उस वक्त बच्चों को याद नहीं होता, तो नॉर्मल एनाटॉमी को साथ साथ आपने रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा, आर्टीरियल कंपोनेंट तो हमने इंजरी का देख लिया। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चे? नर्वस, मतलब नर्व चेक करने के लिए। तो आप लोग नर्व चेक करने के लिए पेशेंट को कहते हैं कि अपने जो डिस्टल टोज है ना, उनकी प्लांटर फ्लेक्शन करे और डॉर्सी फ्लेक्शन करे, यानी कि अपने उंगलियों को बंद करे और खोले नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। अगर उसकी पावर जो है मसल्स की 5/5 है, तो इसका मतलब है कि उसकी नर्व जो है वो अभी काम कर रही हैं। क्यों? अगर उसकी नर्व्स काम ना कर रही होती तो फिर तो उसकी पावर 5/5 ना होती ना। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक हो गया। तो बच्चे इस तरह से आपने किसी भी इंजरी को डिफाइन करना है जो ट्रॉमेटिक इंजरी होती है। आई होप आप लोगों को अब याद रहेगा बोनी लीजन क्या है, सॉफ्ट टिश्यू का क्या है उसमें इन्वॉल्वमेंट, और साथ ही साथ न्यूरोवास्कुलर स्टेटस उस बंदे का क्या है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास, अब मैंने आपको दो तरह के फ्रैक्चर्स पढ़ाए हैं ना। एक मैंने आपको कहा कि वो फ्रैक्चर होते हैं जो कि ओपन होते हैं और दूसरे होते हैं क्लोज्ड होते हैं। जो ओपन फ्रैक्चर है बच्चे, अब मैं बेले में फर्दर मूव ऑन कर रहा हूं, तो बेले के अंदर एक बेहतरीन किस्म का टेबल दिया हुआ है इसने, जिसमें इन्होंने बताया है कि गस्टिलो एंड एंडरसन क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन फ्रैक्चर। गस्टिलो एंड एंडरसन क्या कह के गए थे, जो कि आज पूरी दुनिया में यूके से लेके नाइजीरिया, पाकिस्तान से लेके ईरान, किसी भी जगह का नाम ले लो, हर जगह पे ये क्लासिफिकेशन यूज हो रही है, एंड इट इज द बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ओपन फ्रैक्चर्स, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ओपन फ्रैक्चर्स का कॉन्सेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा। मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर जिसके अंदर स्किन जो है वो रप्चर कर चुकी हो, ये मैं येलो कलर की स्किन शो करके, ठीक है, दरमियान में जो इसका पार्ट है यहाँ पे मैं रेड ब्लड ऐसे शो कर रहा हूं, यानी कि ये एक्सपोज्ड है, नीचे से बोन नजर आ रही है। तो जो बच्चे ओपन फ्रैक्चर होता है, अब आप लोग देखो कि इसकी तीन तरह की बेसिक टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 के अंदर बच्चे स्किन की लेसरेशन जो होगी यूजुअली वो 1 सेंटीमीटर से कम होगी, यानी कि जो ऊपर से स्किन फटी है, जो स्किन रप्चर की है, वो 1 सेंटीमीटर से कम है और वो नीट स्किन है। नीट स्किन से क्या मुराद है? यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये पूरी एक बंदे की इंटैक्ट स्किन है, तो इसके अंदर सिर्फ इस तरह का एक लीजन आया जिसके मार्जिन बिल्कुल क्लियर है, साफ है, और सिर्फ 1 सेंटीमीटर की ये इस तरह की लेसरेशन आई है। इसको हम कहेंगे गस्टिलो एंड एंडरसन टाइप 1, ठीक है। और ये यूजुअली लो एनर्जी फ्रैक्चर होता है, जैसे किसी बंदे का कार के बम्पर के साथ टिबिया की शाफ्ट लग जाए, फॉर एग्जांपल। मैं बार बार इसलिए इसको कोट कर रहा हूं क्योंकि सबसे कॉमनली यूजुअली यही है। उसके बाद बच्चे आप देखें जो टाइप 2 फ्रैक्चर है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि ऐसा फ्रैक्चर जो कि ओपन फ्रैक्चर की टाइप जिसके अंदर स्किन की लेसरेशन 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, और वो हाई एनर्जी फ्रैक्चर हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि उसके अंदर स्किन जो है वो क्लीन हो, बल्कि उसके अंदर जो स्किन है वो उसकी मार्जिन लिफ्ट हो सकते हैं, उसके जो मार्जिन है वो फटे हुए यहां से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये गस्टिलो टाइप 2 है। जो गस्टिलो टाइप 3 है बच्चे, ये एक हाई एनर्जी फ्रैक्चर है, और इसके अंदर हम लोग साइज नहीं कंसिडर कर सकते कि जो ऊपर स्किन की लेसरेशन है उसका साइज क्या है, बल्कि उसके अंदर हम लोग यही कहते हैं कि उसके अंदर एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, ठीक है। मसल्स जो हैं वो फटे हुए हैं बिल्कुल, जो आपकी स्किन है वो टूटी हुई है, सिवियर किस्म का हैमरेज चल रहा है, कॉन्टेमिनेशन हुई हुई है। कॉन्टेमिनेशन से मुराद है उस पर मट्टी, गन बला सब कुछ, जिधर से वो बंदा ट्रॉमा करवा के आया है वो सब कुछ लगा हुआ है, वो क्लीन नहीं है, वो देखने के काबिल नहीं है, ठीक हो गया। तो बच्चे जो टाइप 3 का फ्रैक्चर है इसको फर्दर हमने कैटेगराइज किया है 3 टाइप्स के अंदर, 3A, 3B एंड 3C। दैट इज वेरी सिंपल, यू आर गोइंग टू रिवाइज विद मी। जो 3A है बच्चे, उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू अभी एडिक्वेट मौजूद है, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू जो है बच्चे, एडिक्वेट सॉफ्ट टिश्यू मौजूद है, इसीलिए अगर आप उस बोन को, उस लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू को आप लोग इंटैक्ट रख सकते हैं, यानी कि वो सॉफ्ट टिश्यू इस काबिल होगा कि वो उस बोन को ऊपर से कवर कर ले, ठीक हो गया। जो टाइप बी फ्रैक्चर है बच्चे, उसके अंदर आपको फ्लैप कवरेज रिक्वायर्ड होगी। व्हाट इज फ्लैप कवरेज? यानी कि स्किन के किसी और पूरी जिस्म के अंदर, जो आपकी पूरी जिस्म की स्किन है,
वहां पे कहीं से भी आपको स्किन का पीस उठा के उस डिफेक्ट को क्लोज करने के लिए उसके ऊपर आपको ऐसे करके लगाना पड़ेगा। ये जो पर्पल कलर का मैंने शो किया इंडिगो कलर का, दिस इज एक्चुअली फ्लैप, ठीक है। जो टाइप ए थी उसके अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू था उसके अंदर खुद ये एबिलिटी थी कि वो उस लैसरेशन को कवर कर ले। जो टाइप सी है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइप। इसके अंदर ओपन आर्टीरियल इंजरी आपको मिलेगी, यानी कि जो फ्रैक्चर आपको मिला है बच्चे ऐसे विजिबल हुआ है, इसके अंदर एक आर्टरी रन कर रही है और आर्टरी के अंदर से सिवियर किस्म की ब्लीडिंग हो रही है। ये जो मैंने एक और सर्कल यहाँ पे शो किया और जो मैं एरोस लगा रहा हूँ, ये ब्लीडिंग पॉइंट शो करने के लिए लगा रहा हूँ कि सिवियर किस्म का यहाँ पे ब्लीडिंग चल रही है। ठीक हो गया। ये था बच्चे गस्टेलो एंड एंडरसन क्लासिफिकेशन। अब मैं एक ब्रेक ले